हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12th का फोर्थ चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे पिछले चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड टॉपिक से है। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल तब कहेंगे जब उस इंडिविजुअल के पास उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्दी हों। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। लेकिन एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल सिर्फ इतना ही नहीं होता। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेल-बीइंग। तो WHO कहती है कि कंप्लीट फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल वेलबींग होनी चाहिए उसके रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के एस्पेक्ट में। तभी जा कर के उस इंडिविजुअल को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल कहेंगे। एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल क्यों चाहिए, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी इंडिविजुअल जो होगा वो इंश्योर करेगा कि हेल्दी रिप्रोडक्शन हो, और हेल्दी रिप्रोडक्शन होने से रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स कम होंगे, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर्स कम होंगे। साथ ही साथ अवेयरनेस प्रमोट होगा अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड एसटीआईज। अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों करना है और एसटीआई से कैसे बचना है, ये सब हम आज इस चैप्टर में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले हम जानते हैं अबाउट फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स सबसे पहले इंडिया में ही स्टार्ट किया गया था 1951 में, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जैसी सिचुएशन आ गई थी जिसमें कुछ मेजर्स बताए गए थे, लोगों को अवेयर किया गया था कि कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से बचना है। स्मॉलर फैमिलीज़ को प्रमोट किया गया था, लोगों को काफ़ी अवेयरनेस दी गई थी, कुछ स्लोगन्स चलाए गए थे, प्रिंट मीडिया, ऑडियो विजुअल, उस टाइम पे रेडियो के माध्यम से, अखबार में एडवर्टीजमेंट के माध्यम से लोगों को अवेयर किया जाता था। कुछ स्लोगन्स लिखे जाते थे, कुछ चीज़ें बताई जाती थी कि कैसे छोटा फैमिली होने से उनके लाइफस्टाइल बेटर रहेंगी, उनको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मतलब रिसोर्सेस कम, और ऐसा तो नहीं चाहिए, तब तो हमारी कंट्री लाइक प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए इन सभी प्रोग्राम्स को लाया गया था। तो गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाई गई थी 2000 में, जो कि पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना होए, पॉपुलेशन एक मॉडरेट रेंज में रहे, उस पे फोकस करती है। साथ ही साथ मेटर्नल एंड चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देती है। मेटर्नल मतलब मदर की हेल्थ पर, और चाइल्ड हेल्थ पर ध्यान देती है। साथ ही साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जिसको RCH प्रोग्राम्स कहते हैं, ये मदर के लिए हेल्थ केयर, इन्फेंट के लिए हेल्थ केयर और एडोलेसेंट्स के लिए हेल्थ केयर के बारे में बात करती है। उसके अलावा NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इन सभी के शॉर्ट फॉर्म्स आपको याद रखने हैं, जिसके बारे में ये सब कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया था। इसके आगे हम जानते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी कंट्री के सभी इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हों, एक हेल्दी सोसाइटी बने, और एक हेल्दी सोसाइटी होने से ही तो कंट्री ओवरऑल प्रोग्रेस करेगी। लेकिन इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं। इसमें क्या क्या इश्यूज हैं? इसमें इशू है ओवर पॉपुलेशन का। अगर ओवर पॉपुलेशन होगा तो क्या होगा? रिसोर्सेस कम हो जाएंगे, हेल्थ सर्विसेज कम हो जाएंगी, जिससे हेल्दी इंडिविजुअल्स नहीं रहेंगे, एक सोसाइटी प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं रहेगी, जो कि ओवरऑल हमारी कंट्री को प्रोग्रेस की तरफ नहीं लेके जाएगी। साथ ही साथ इससे क्या हो सकता है, ये कंट्रोल किया जा सकता है फैमिली प्लानिंग के थ्रू और कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करके। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी कहते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव्स को हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स भी या बर्थ कंट्रोल मेजर्स कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आती हैं बातें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस के बारे में, जो हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, सिफिलिस, HIV, एड्स, ये सबसे फेटल है। इन सब के बारे में हमने जाना है। तो इन सबसे बचाव कैसे हो सकता है? बाय यूजिंग बर्थ कंट्रोल मेथड्स सच एज कॉन्डम्स। अर्ली डायग्नोसिस, अगर कोई भी सिम्टम्स दिखे तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाना है,
डॉक्टर उसको डायग्नोस करे तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। साथ ही साथ एडुकेशन, एजुकेशन सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन हो सकता है ना, प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में और क्या प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है। कुछ कपल्स आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑल्सो, अगर वो एक कंसीव करने में अगर वो केपेबल नहीं होते हैं तो उनको एक इनफर्टाइल कपल कहा जाता है। इसका क्या क्या रीज़न हो सकता है इनफर्टिलिटी का? इसके कॉजेज़ हैं कुछ जेनेटिक डिफेक्ट्स या कुछ इन्फेक्शंस या हार्मोनल इम्बैलेंस और लाइफस्टाइल। ये सब फैक्टर्स हैं जो इनफर्टिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। इनफर्टिलिटी से भी इनफर्टिलिटी से कैसे बचना है, इनफर्टिलिटी का क्या उपाय हो सकता है? इसके सॉल्यूशंस ये है कि कुछ ART, जिसको कहते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, इनके बारे में हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, IVF, आपने ये नाम सुना होगा, गिफ्ट, GIFT। इसके अलावा एक ZIFT भी होता है, जिफ्ट, ये भी देखेंगे हम। साथ ही साथ ये सरोगेसी, ये भी आपने काफ़ी सुना होगा। इन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब हो रहा था, कैसे हो रहा था? तो जब 1900s चल रहा था, उस टाइम पर पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन लोग थे। 2000 आते आते यही पॉपुलेशन 6 बिलियन तक पहुंच गया और 2011 आते आते 7.2 बिलियंस पहुंच गया, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज था, मैसिव इंक्रीज था। कुछ ऐसा ही ट्रेंड इंडिया में भी देखा जा रहा था। इंडिया में हमारे इंडिपेंडेंस के अराउंड 350 मिलियन लोग थे, जो कि इंक्रीज होकर के सिर्फ 53 ईयर्स के अंदर, मतलब अप्रॉक्स 50 ईयर्स के अंदर 1 बिलियन हो गया, मतलब 1000 मिलियन, 350 मिलियन से 1000 मिलियन हो गया, मतलब 1 बिलियन हो गया। और साथ ही साथ जब लास्ट 2011 में जब जनगणना हुई तो उसमें पता चला कि इंडिया में 1.2 बिलियन लोग हैं। तो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज जो है, जो कि इसके रीज़न का के लिए कुछ माना जा सकता है कि डेथ रेट में डिक्लाइन होने की वजह से, मेटरनल मोर्टालिटी रेट कम होने की वजह से और इन्फैंट मोर्टालिटी रेट कम होने की वजह से, साथ ही साथ रिप्रोड्यूसिबल एज में होने वाले लोग जो हैं, जो लोग रिप्रोडक्टिव एज रेंज में हैं, उनके नंबर में बहुत ज़्यादा का इजाफा होना, इन सब के नंबर में इंक्रीमेंट होना, और साथ ही साथ डेथ रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट जिसको MMR कहते हैं और इन्फैंट मोर्टालिटी रेट जिसको IMR कहते हैं, इस तीनों में इंक्रीज, इस तीनों में डिक्लाइन, और नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज के नंबर्स में इंक्रीज, इन सभी रीजन्स की वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की तरफ जा रहा था। इसके आगे देखते हैं। मेथड्स ऑफ कंट्रासेप्शन देखने से पहले हम देखते हैं कि इन सब के बारे में अवेयरनेस फैलाना क्यों ज़रूरी है। इन सब के बारे में अवेयरनेस बताने से क्या होगा, एक हेल्थी सोसाइटी डेवलप होगी। ये कैसे हुआ? कुछ गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि NGOs, इन्होंने प्रिंट मीडिया एंड ऑडियो विजुअल का हेल्प लिया। प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू, ऑडियो विजुअल टीवी के ऊपर या रेडियो के ऊपर एडवर्टीजमेंट्स दिए गए, बताया गया कि कैसे लाइक लोगों को सिर्फ 2 ही बच्चे करने चाहिए, हम दो हमारे दो का स्लोगन दिया गया था। साथ ही साथ लोगों को बताया गया था कि कैसे स्मॉल फैमिलीज होनी चाहिए। जो अर्बन फैमिलीज थे, अर्बन एरिया में रहने वाले कपल्स, उनके लिए 1 चाइल्ड नॉर्म की पॉलिसी लाई गई थी। इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि पॉपुलेशन अगर कम होगा, पॉपुलेशन अगर एक मॉडरेट अमाउंट में रहेगा तो रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, जिससे कि सोसाइटी हेल्दी फंक्शनिंग रहेगा। इन सब के बारे में साथ ही साथ और भी किस चीज़ों के बारे में अवेयरनेस फैलाई गई, अवेयर किया गया था लोगों को अबाउट चाइल्ड केयर,
और मदर की केयर के बारे में, प्रेग्नेंट मेटरनल केयर, प्रेग्नेंट मेटरनल केयर, साथ ही साथ पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर कहते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ द बेबी, द मदर एंड बेबी दोनों की केयर करने को कहते हैं पोस्ट नेटल केयर। साथ ही साथ इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसके अलावा अबाउट इक्वल इंपॉर्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। कुछ इविल चीजें देखी जा रही थी सोसाइटी में, जैसे कि फीमेल इन्फेंटिसाइड, उन सब चीजों को रोकना। इन सब चीजों के बारे में अवेयर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू सम स्लोगन्स, कुछ कुछ अभियान चलाए गए जिनकी मदद से। इसके बाद हम आ जाते हैं अबाउट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, नेचुरल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, हार्मोनल मेथड्स, आईयूडीज, सर्जिकल मेथड्स एंड इन द लास्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सबसे पहले जानते हैं इसमें से हम नेचुरल मेथड्स के बारे में। नेचुरल मेथड में 3 मेथड शामिल है। पहला पीरियडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया एंड थर्ड इज कोइटस इंटरप्टस। पीरियडिक एब्स्टिनेंस तब कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10th से लेकर के 17th डे अनसेफ पीरियड है, जहां पर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई है। चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेरी हाई ड्यूरिंग 10th टू 17th डे। तो उस दौरान अवॉइडिंग हैविंग इंटरकोर्स। दूसरा लैक्टेशनल एमेनोरिया, आफ्टर चाइल्ड बर्थ द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, उस दौरान मेंस्ट्रुएशन डज नॉट अकर, उसी को एमेनोरिया कहते हैं। थर्ड इज कोइटस इंटरप्टस विच इज बिफोर ejaculation रिमूविंग द penis फ्रॉम वजाइना। तो ये 3 नेचुरल मेथड्स हैं जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनके फेलियर का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। ये तीनों मेथड्स रिलायबल नहीं है, इसीलिए देर इज़ अ नीड फॉर अदर मेथड्स लाइक बैरियर मेथड। बैरियर मेथड के अंदर देर आर कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स एंड वाउल्ट्स। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वाउल्ट, ये तीनों आर यूज्ड बाय फीमेल्स to cover their cervix. Or condoms are used by males and females both. There are condoms for males also and for females also. In males, condoms cover the penis and in females, condoms cover the vagina and cervix. इसके अलावा there are other methods also which are called as hormonal methods, जिसमें ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, इम्प्लांट्स आते हैं एंड इंजेक्शंस आते हैं। जो भी ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, इनके अंदर हॉर्मोन्स या मिक्सचर ऑफ हॉर्मोन्स होता है, ईदर प्रोजेस्टेरॉन या फिर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन होता है, जो कि ओरली लिया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 21 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। देर इज अ ब्रेक ऑफ 7 डेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, जिसमें से 21 डेज के लिए ये पिल्स लिए जाते हैं और 7 डेज का ब्रेक होता है। इसके अलावा there are a few oral contraceptives which are once in a week. Some are daily pills taken for 21 days with a gap of 7 days. 21 दिनों के लिए लिए जाते हैं 7 दिन की गैप के ऊपर, और कुछ once in a week पिल होता है। इसके अलावा कुछ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिसके अंदर भी हॉर्मोन्स या हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको अगर अनसेफ इंटरकोर्स के बाद अप टू 72 आवर्स ले सकते हैं। अप टू 72 आवर्स ये इफेक्टिव होता है, जिसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होता है।
इसके अलावा कुछ मेथड्स हैं जैसे आईयूडीज हैं। आईयूडीज में कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज है, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज है और नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज है। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं? कॉपर रिलीजिंग आयोडीज जैसे कि कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375, ये क्या करता है? फेगोसाइटोसिस को इंक्रीज करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम करता है। जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हैं ये यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसूटेबल बनाते हैं। और कुछ नॉन मेडिकेटेड आयोडीज हैं जिसका नाम है लिपीज लूप। इसके अलावा देर इज अ सर्जिकल मेथड जो कि एक परमानेंट मेथड है, इसका नाम है वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वेसेक्टोमी इन द केस ऑफ मेल, क्योंकि वहां पर वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है, एंड ट्यूबेक्टोमी इन फीमेल्स, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफर और एग का ट्रांसफर नहीं होगा। तो सिंपली ये सारे तरीके हैं कॉन्ट्रासेप्शन के। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है, ये कॉन्डम का डायग्राम है। दिस इज फीमेल्स का कॉन्डम, दिस इज कॉपर टी, these are implants, this is vasectomy and this is ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को काट करके टाई कर दिया गया है, यहाँ पर वास्ट डिफरेंस को काट करके टाई कर दिया गया है, जिसकी वजह से स्पर्म का ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पर ओवम का ट्रांसफर नहीं होगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्दर कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज किया जाएगा। इसके आगे चलते हैं। हमारी एनसीईआरटी लिखती है एक वंस इन अ वीक पिल के बारे में जिसका नाम है सहेली, जो कि हमारे ही इंडिया में डेवलप किया गया था बाय सेंट्रल ड्रग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, जो कि लखनऊ में है। यहाँ पर ये डेवलप किया गया था। कुछ अभियान चले गए थे जिसमें ये नारे लगाए गए थे, हम दो हमारे दो, सो दैट कपल्स ऑप्ट फॉर ओनली 2 किड्स, ताकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, 1 चाइल्ड और अर्बन जगहों पे। उसके बाद देर इज वन मोर टॉपिक जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में क्या होता है कि जब एक एम्ब्रियो यूटरस के अंदर होता है वो एक एमनियोटिक सैक के अंदर होता है। इस एमनियोटिक सैक में क्यों होता है? एमनियोटिक सैक में वो इसलिए होता है ताकि एक्सटर्नल प्रेशर से वो बच सके। एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है। ये एमनियोटिक फ्लूइड एक्सटर्नल प्रेशर को अब्जॉर्ब कर लेती है और फीटस को एक्सटर्नल प्रेशर से बचाती है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होता है, इसकी एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड का ले लेते हैं, उसमें फीटल सेल्स की को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और उसमें क्या क्या सब्सटेंसेस डेवलप्ड हैं उसको चेक करते हैं कि किस चीज़ की कमी चल रही है या क्या चीज़ है अप्रोप्रिएट अमाउंट में, वो देखते हैं। इससे क्या पता चलता है कि कुछ जेनेटिक डिजीजेस जैसे कि डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सब कहीं उस फीटस में है तो नहीं। इन केस ऐसा कुछ होगा तो फिर दैट प्रेगनेंसी विल बी टर्मिनेटेड। टू गेट श्योर कि द चाइल्ड जो डेवलप हो रहा है वो पूरा का पूरा हेल्दी है, इसके लिए एमनियोसेंटेसिस करते हैं। क्या करते हैं इसमें? एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा सा लेकर के उसकी जांच करते हैं। लेकिन लोगों ने क्या किया, इससे क्या हुआ कि इसमें चाइल्ड के जेंडर के बारे में भी पता चल जा रहा था। तो कुछ लोग इसका मिसयूज करते हैं, इसका मिसयूज करके फीटस का जेंडर देखते हैं, और अगर वो फीटस फीमेल है तो फिर उसको टर्मिनेट कर देते हैं, जिसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। इन्फेंट स्टेज में ही किल कर देना उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड कहते हैं। जिससे क्या हुआ कि एक सोसाइटी में मेल और फीमेल की रेशियो प्रॉपर नहीं रही। फॉर अ हेल्दी फंक्शनिंग सोसाइटी रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन फीमेल इन्फेंटिसाइड की वजह से फीमेल्स की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तो एमनियोसेंटेसिस का ये मिसयूज था, जिसकी वजह से एमनियोसेंटेसिस पर बैन कर दिया गया। ये बात आपकी एनसीईआरटी लिखती है, जिसको आपको याद रखना है। इसके अलावा देर इज वन टर्म जिसका नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ
प्रेगनेंसी। इसका ये क्यों कहते हैं? फीटस का फुली डेवलप होने से पहले ही उसको टर्मिनेट कर देना, उसको एमटीपी या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर किसी केस में फीमेल अगर बहुत अनहेल्दी है, जो कि फीटस का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगी, वो बहुत ही अनहेल्दी है जिससे कि अनहेल्दी बेबी के होने के चांसेस हैं, या फिर एमनियोसेंटेसिस में पाया गया कि बेबी में कोई डिसऑर्डर है, उस केस में एमटीपी लीगलाइज्ड है। एमटीपी एक्ट 1971 में पास हुआ था, जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट कहती है कि एमटीपी लीगल है अंटिल 20 वीक्स। इसमें भी अगर देखा जाए तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये काफ़ी सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक ये काफ़ी सेफ होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब 12 वीक्स, 12 वीक्स तक सेफ होता है। इसके बाद भी सेकेंड ट्राइमेस्टर तक ये किया जा सकता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये रिलेटिवली थोड़ा उतना सेफ नहीं रहेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज कर दिया था 1971 में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक इसको सेफ मानते हैं और सेकेंड ट्राइमेस्टर तक आते आते ये काफ़ी रिस्की हो जाता है। लेकिन इसके अलावा इसमें सबसे बड़ा रिस्की पार्ट ये है कि ज़्यादातर लोग एमटीपी करने के लिए कुछ अनप्रोफेशनल लोगों के पास चले जाते हैं, जिसको आपके एनसीईआरटी ने क्वैक्स लिखा है, जहाँ पर ये काफ़ी अनसेफ होता है क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। बाकी दिस वॉज लीगलाइज्ड इन 1971। लेकिन इससे जुड़े कुछ एथिकल इश्यूज हैं कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, जिस पे काफ़ी डिबेट्स होते हैं, बट लीगली ये अलाउड है। इसका मिसयूज़ क्या होता है? मिसयूज़ यही होता है कि जब एमनियोसेंटेसिस करके पता चलता है कि फीटस जो डेवलप हो रहा है वो अगर फीमेल है तो उसको किल कर देते हैं, मतलब सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शंस करते हैं, क्योंकि दे वांट सन एंड नॉट डॉटर्स। इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि इसके बारे में बताया जाना कि ये लीगल है, साथ ही साथ सेफ एबॉर्शन प्रैक्टिसेस का फॉलो करना, मतलब सर्टिफाइड डॉक्टर के पास ही इसको करना है। इसके बाद हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन सब कहा जाता है। ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट किए जाते हैं, इसीलिए इनका नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है। ये बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई या पैरासाइट्स की वजह से हो सकता है। आपके एनसीईआरटी गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस, एचआईवी, एड्स, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी और ट्राइकोमोनियासिस के बारे में लिखती है। इन सब में से सबसे ज्यादा फेटल है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एक ग्रुप ऑफ वायरस है जो कि एआईडीएस एड्स काउज करती है। अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसके बारे में डिटेल में हम अपने आगे के चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। यहाँ पर बस थोड़ा सा जानना है। यहाँ पर एचआईवी, जेनाइटल हर्पीज और हेपेटाइटिस बी के अलावा जितने भी डिजीजेस हैं ये कंप्लीटली क्योरेबल हैं। ये तीनों को छोड़कर बाकी सारे ही कंप्लीटली क्योरेबल हैं। इन तीनों में बस प्रिवेंटिव मेजर्स लिया जा सकता है। इसके कुछ कुछ अर्ली साइंस क्या होते हैं? इचिंग और इरिटेशन इन द जेनिटल एरिया, डिस्चार्ज फ्रॉम द जेनिटल्स और पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन और इंटरकोर्स। मतलब जेनिटल एरिया में इचिंग होगी या इरिटेशन होगी, जेनिटल से कुछ डिस्चार्ज देखा जाएगा और इंटरकोर्स के दौरान पेन होगा। ये कुछ अर्ली साइंस हैं और इसमें आगे जाकर के अगर इन पे ध्यान नहीं दिया तो आगे जाकर के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा अगर कहीं भी हो जाए तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इम्प्लांटेशन ऑन एनी अदर साइट एक्सेप्ट यूटरस। अगर यूटरस में होता है देन दैट इज नॉर्मल, यूटरस के अलावा कहीं भी हो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी, साथ ही इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ कैंसर, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि एचपीवी की वजह से हो सकता है। साथ ही साथ ये मदर से चाइल्ड में ट्रांसफर हो सकता है।
शेयरिंग नीडल्स की वजह से भी ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही साथ सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैल सकता है। इसके लिए अवेयरनेस फैलाई ये जा रही थी, लोगों को ये अवेयर किया जा रहा था टू नॉट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, क्योंकि इसके केस में सिंस कोई भी क्योर नहीं है तो सिर्फ प्रिकॉशन लिया जा सकता है, और इसमें प्रिकॉशन ये लिया जा सकता है टू नॉट हैव मल्टीपल पार्टनर्स और अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विथ अननोन पीपल एंड यूसेज ऑफ condoms ड्यूरिंग coitus। इसके अलावा इन केस ऑफ डाउट एनीबडी शुड गो टू सर्टिफाइड डॉक्टर्स। इन सब चीज़ों के बारे में स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग एडोलेसेंट ग्रुप में होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं गलत इन्फॉर्मेशंस के। तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन से बचाने के लिए, टू सेव फ्रॉम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, मिथ्स मिसकंसेप्शंस मिथ्स या मिसकंसेप्शन से बचाने के लिए, मिथ्स और मिसकंसेप्शन से बचाने के लिए, साथ ही साथ सही नॉलेज के लिए सेक्स एजुकेशन का स्कूल के सिलेबस में इंक्लूड किया जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है। इसके अलावा जो लोग मैरिजेबल ग्रुप में हैं उनको भी इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ स्मॉल फैमिलीज़ को प्रमोट करना। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी के ऊपर। कुछ कपल्स अगर 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी 1 साल के अंदर भी अगर इनेबल हैं, अगर एबल नहीं है कंसीव करने में, तो उनको ही हम इनफर्टाइल कपल कह सकते हैं। ये किसी में भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ईदर मेल और फीमेल, जिसके लिए बहुत सारे टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी हैं जिससे उनको हेल्प मिल सके, जिनका नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ART। इसमें सबसे पहला आता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, जिसका नाम आपने बहुत सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक डोनर से स्पर्म और डोनर से ओवम लेकर के टेस्ट ट्यूब के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और यूटरस में उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसको IVF कहते हैं। इसमें कुछ कुछ टाइप्स है, जैसे कि गिफ्ट, GIFT, गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, मतलब गेमिट का इंट्रा मतलब अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर गेमिट का ट्रांसफर हो रहा है, अगर कोई फीमेल ओवम बना पाने में असक्षम है या हेल्दी ओवम नहीं है, तो उस केस में एक डोनर से ओवम लेकर के फेलोपियन ट्यूब के अंदर गेमिट का ट्रांसफर किया जाता है, ओवम का ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ गेमिट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। इसको ही गिफ्ट कहते हैं। इसके बाद आता है जिफ्ट। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जाइगोट इनटू द फेलोपियन ट्यूब। अब बाहर, पहले बाहर फर्टिलाइजेशन करवाया गया, लाइक डोनर से स्पर्म लेकर के, डोनर से ओवम लेकर के फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब के अंदर हुआ इन विट्रो, और उसके बाद जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक पहुंच गया तब उसको फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। उसको जिफ्ट कहते हैं। नाम से क्लियर है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट का फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर इज जिफ्ट, और गेमिट का फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करने को कहते हैं गिफ्ट। अगर 8 ब्लास्टोमियर तक का है तो उसको जिफ्ट कहेंगे। अगर 8 ब्लास्टोमियर के बाद का ट्रांसफर हो रहा है तो उसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे, क्योंकि उसके बाद यूट्रस में ट्रांसफर करना है। इसके अलावा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन
भी एक टेक्निक है। एक सिंगल स्पर्म को अगर किसी केस में मेल इनफर्टाइल है या फिर उसके स्पर्म्स हेल्दी नहीं है, उस केस में स्पर्म लेकर के उसको एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर एक के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा अगर किसी का यूटरस वाइबल नहीं है, जहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट नहीं कर सकता, उस केस में सरोगेट मदर की हेल्प ली जाती है। एक सरोगेट मदर वो चाइल्ड को कैरी करती है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, डोनर से सीमेन लेकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है और इसको ही एआई कहते हैं। तो इतने सारे तरीके थे हमारे पास इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, इनफर्टिलिटी से हेल्प करने के लिए। इनफर्टिलिटी जो कि इनेबिलिटी है कपल की टू कंसीव इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ रेगुलर और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, जिसमें एआरटी कुछ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि आईवीएफ, जीआईएफटी, जेडआईएफटी, आईसीएसआई और एआई। तो इन सभी मेथड्स को पढ़ने के बाद हम अभी आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इस चैप्टर से रिलेटेड, जो कि आपके पिछले साल के बोर्ड्स में आ चुके हैं। सबसे पहला, व्हाट इज सहेली? ये तो हमने देखा था। सहेली इज ओरल पिल फॉर प्रेगनेंसी, नहीं, ओरल पिल फॉर कॉन्ट्रासेप्शन होगा ना, नॉट फॉर प्रेगनेंसी। नॉन स्टेरॉइडल पिल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर ह्यूमन फीमेल्स, यस इट इज कॉन्ट्रासेप्टिव, और ये नॉन स्टेरॉइडल है। तो ये बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं, बोथ बी एंड सी। उसके बाद है कॉपर टी लूप, ये क्या प्रिवेंट करता है? ये ओव्यूलेशन तो नहीं प्रिवेंट करता, ये जैसे हमने पढ़ा था कॉपर टी क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसके बाद ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ये मेल्स में होता, ये फीमेल्स में होता है ना, फेलोपियन ट्यूब काट देते हैं, दैट इज ट्यूबेक्टोमी। तो ये फीमेल्स में होगा, ओनली फीमेल्स। उसके बाद मैकेनिकल बैरियर कौन सा यूज किया जाता है? मैकेनिकल बैरियर डायफ्राम यूज किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रोसेस, एमनियोसेंटेसिस से क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड लेकर के उसमें चेक करते हैं कि कोई हेरिडिटरी डिजीज है कि नहीं है एम्ब्रियो में, ये वाला हो गया ऑप्शन सी। उसके अलावा सीडीआरआई ने क्या डेवलप किया था? सीडीआरआई ने सहेली को डेवलप किया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके बाहर का है, ये आपको नहीं करना, फिर भी देख लो। सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस, ये हम लोग कैस्ट्रेशन को कहते हैं। ये आपके आगे उसमें ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, लेकिन वो बुल्स के केसेस में होगा कैस्ट्रेशन करना। प्रोजेस्टेरॉन इन द कंट्रासेप्टिव पिल क्या करती है? प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन, इनहिबिट्स एस्ट्रोजन, चेक्स अटैचमेंट ऑफ जाइगोट इनटू द एंडोमेट्रियम। ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करती है, ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो बर्थ कंट्रोल ऑब्वियसली होगा। आरसीएच स्टैंड फॉर, आरसीएच का फुल फॉर्म हमने देखा ही था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेडिकेटेड इंट्रा यूटराइन डिवाइस? हमने देखा ही था, तीन तरह के थे, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग। तो ये नॉन मेडिकेटेड में कौन सा आ रहा था हमारा? एक ही था, एक ही एग्जाम्पल था, दैट इज लिपीज लूप। इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आते हैं। डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हम लोगों ने सबसे पहले स्लाइड में देखा था। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एग्जाम्पल कंप्लीट इमोशनल रिप्रोडक्टिव, डिफाइन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डब्ल्यूएचओ वाला जो डेफिनेशन है आपको पूरा वो लिख के लाना है। उसमें क्या लिखते हैं? हेल्दी होना इन ऑल एस्पेक्ट। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी उसमें यही कहते हैं ना कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज द, जहां पर इंडिविजुअल का कंप्लीट हेल्दी होना है, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, सभी एस्पेक्ट्स में। यहाँ पर लिख देते हैं फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड बिहेवियरल, ऑल एस्पेक्ट्स में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है इन कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट? अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी है तो फिर एक हेल्दी सोसाइटी होगी और तभी नेशनल डेवलपमेंट होगा। एक्सप्लेन वेरियस कंट्रासेप्टिव मेथड्स, ये हम लिख देंगे इसमें, नेचुरल मेथड, बैरियर मेथड, हार्मोनल मेथड, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, सर्जिकल मेथड, ये सभी लिख देना है इसमें। डिस्क्राइब द काउजेस एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड? काउजेस क्या क्या हो सकते हैं? अनप्रोटेक्टेड सेक्स, या फिर
यहाँ पे बहुत सारे रीजंस है ना, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। और ये कैसे हो सकता है? बिकॉज मल्टीपल पार्टनर्स या फिर अवेयरनेस नहीं होने से। हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड? बाय अवॉइडिंग मल्टीपल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड बाय यूजिंग ऑफ condoms. Prevention. What is infertility? Infertility is the inability of a couple to have child even after having unprotected intercourse for more than a year. Explain the process and ethical consideration of amniocentesis. Amniocentesis में क्या होता था? एमनियोसेंटेसिस में एमनियोटिक फ्लूइड लेते थे और उससे देखते थे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। इसका मिसयूज एक कंसर्न क्यों है? इसका मिसयूज एक कंसर्न इसलिए है क्योंकि फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है। द रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस ने क्या क्या किया था? इन्होंने प्रिंट मीडिया और ऑडियो विजुअल्स का यूज किया था। जिससे क्या क्या किया था? इन्होंने अडोलेसेंट्स को अवेयर किया था, मैरिजेबल एज के लोगों को अवेयर किया था। उसके बाद इन्होंने एज अ सोसाइटी ही सबको अवेयर किया। फॉर व्हाट? फॉर चाइल्ड एंड मेटरनल केयर, पोस्ट नेटल केयर, equal importance of male and female child. इसके बाद what are the components of reproductive and child health? reproductive and child health के दो components हैं। इसमें क्या है? reproductive and child health care program के दो aspects हैं जो ये पहले क्या कहती है? creating awareness और दूसरा providing resources। ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, creating awareness एंड दूसरा प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज। ये दो एस्पेक्ट्स हैं आरसीएच के। उसके बाद डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। एक इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका आपने डायग्राम देखा था, जैसे कि कॉपर टी का कुछ ऐसा सा डायग्राम आ रहा था। ये कैसे काम करता है कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह? ये जैसे कॉपर टी है, वो कॉपर आयंस रिलीज करता है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज हॉर्मोन्स रिलीज करती है। जिससे क्या होता है? इट मेक्स द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। अगर यूटेरस अनसूटेबल हो जाएगा इम्प्लांटेशन के लिए तो फिर आगे प्रेगनेंसी प्रोसीड ही नहीं होगी। और उससे भी पहले इट रिड्यूसेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, रिड्यूसेस द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म, जिससे स्पर्म विल नॉट रीच, या फिर फेगोसाइटोसिस करके स्पर्म को ही मार देगा। तो फर्टिलाइजेशन का चांसेस ही खत्म, जिससे आगे प्रेगनेंसी फर्दर नहीं होगी। उसके बाद एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ अवेयरनेस। इससे क्या हो सकता है? स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होने से क्या होगा कि जो एडोलेसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, उनको बहुत सारी चीज़ों से बचाव हो, जैसे कि सेक्स अब्यूज़ हो सकता है तो उनको गुड टच और बैड टच के बारे में पहले ही बताने से, या फिर उनको प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देने से वो बहुत सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शन से बच सकते हैं। और साथ ही साथ उनके पास सही इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो सही लोगों के पास जाएंगे। ये बेसिकली पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब से ही शुरू होता है, साथ ही साथ स्कूल्स में भी बताया जाता है, जिससे ओवरऑल एक हेल्दी सोसाइटी बन सकती है। तो दिस वॉज इट, इतना ही था हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाली चैप्टर में। इसके बाद हम लोग इसके आगे के चैप्टर्स जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू।